हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। एक बार फिर आप सबको हमारे प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम अपने व्यूवर्स को गाहे बगाहे मिलवाते रहते हैं पाकिस्तान के नामवर शख्सियात से, आज भी ऐसा ही एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए स्पेशल एजुकेशन जनाब चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, पहले तो आपको हम ये कहेंगे कि आप अपनी वजारत बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी सीट आपने संभाली हुई है। आपसे पूछना चाहेंगे, स्पेशल एजुकेशन का जो इदारा है ये अहम रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, इसकी आगाही इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने सही इसको क्वेश्चन भी किया है। ये हमारा स्पेशल एजुकेशन का बड़ा मसला रहा है, अवेयरनेस का। स्टिल ये जा रहा है। मैंने जब से ये पोर्टफोलियो मिला है इसमें मैंने अपने तमाम टिकट होल्डर्स को, एमपीएस को इसमें मैंने क्लब किया है और एक हेल्पलाइन भी हमने बनाई है 1162 के नाम से। ठीक। तो अभी इस पर अवेयरनेस पे बड़ा काम हो रहा है। थ्रू आउट द पंजाब हमने इसको केबल्स पे भी दिया है सारा, ताकि इन लोगों को अवेयरनेस हो। ये बहुत बड़ा इशू है ये स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों का, कि लोग जो माँ बाप हैं इन बच्चों को घरों में रखते हैं। ख़ास तौर पर अभी तक तो ये अर्बन एरियाज़ में नहीं पता, रूरल में तो बिल्कुल लोगों को नहीं पता। अभी हमने इसकी एनरोलमेंट भी इंक्रीज़ की है। अगर ये कोविड ना होता तो हमने इससे ज़्यादा कर लेनी थी, लेकिन अभी हमारे तकरीबन 34,000 स्टूडेंट है पंजाब में, माशाल्लाह, जिनको हम कैटर करके 5 हम हैंडीकैप्स हैं जिन पे इनको स्टडी करवा रहे हैं, एजुकेशन करवा रहे हैं। तकरीबन 304 हमारे अदारे हैं जिनमें कॉलेज भी हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं और बाकी सब स्कूल्स हैं। ठीक है। तो इसका अवेयरनेस का तो मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी अपने एंकर्स को भी रिक्वेस्ट की है कि आप जब भी प्रोग्राम ख़त्म करें तो ये हमारी हेल्पलाइन ज़रूर बता दें, ताकि ये इन बच्चों के लिए सपोर्ट हो जाएगी, लोगों को इसकी अवेयरनेस। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया यहाँ, तो मेरे साथ लाहौर के बड़े सीनियर वकील थे। तो जब उन्हें मैंने बताया प्रोग्राम के बाद कि ये हमारा अदारा जो है इस तरह बच्चों को एजुकेशन देता है, तो यकीन जानिए कि वो बाई बर्थ लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा। तो मुझे कहते हैं चौधरी साहब मुझे पहली दफ़ा पता चला ये। सही बात है, ऐसा इसकी अवेयरनेस का ये हिसाब है कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको भी पता नहीं है। तो अभी हमने इंशाल्लाह ये जो अभी हमने एक फ्लीट है हमारा, तकरीबन इस साल भी हमें वज़ीर आला पंजाब ने तकरीबन 52 नई बसेस दी हैं। तो हम ये सारा फ्लीट अपना जो बसेस का उनका कलर चेंज करने जा रहे हैं, उन पे प्रमोशनल एड अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं, तो ये बड़ा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये आपने जो बसेस का बताया ये स्टिकरिंग से आई कैची हो जाएगा लोगों के लिए, आवाम के लिए। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर ऐसे लोग हैं जिनसे हमने हाल में ही एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं आयशा सलीम, उनका इंटरव्यू किया। वो एक स्पेशल लेडी हैं, शी इज़ ब्लाइंड और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उनसे हमें, उनके एक्सपीरियंस से हमें पता चला कि वो बचपन में एक छोटे शहर में रहती थी जहाँ पर इस चीज़ की आगाही बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा आपने कहा, लाहौर जैसे बड़े शहर में लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो छोटे शहर में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो उनके वालिद ने बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी औलाद के लिए हेल्प की और उनको शहर तब्दील करके लाहौर ले आए। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या छोटे इलाकों में स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कोई अदारे कायम किए जा रहे हैं? इस पर अगर कोई फर्दर काम हो रहा है तो हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, ये बिल्कुल तकरीबन पूरे पंजाब में तहसील लेवल पर ये चला गया। कोई ऐसी तहसील पंजाब की नहीं है जहाँ ये अदारे नहीं हैं। ठीक है। और हम हमारे जो अदारे हैं एजुकेशन के, हम 5 किस्म के बच्चों को कैटर करते हैं, ब्लाइंड को भी, हियरिंग इम्पेयर को भी, उसके बाद जो माइल्ड मेंटली रिटार्टेड है उनको भी लेते हैं। 5 किस्म के हैंडीकैप हैं। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा काम इस 2-3 साल में हुआ है। अगर ये कोविड ना होता तो इसको हमने ज़्यादा एक्सपेंड करना था। और मेरा ख्याल है कि हमारी पंजाब हुकूमत को ये जाता है कि ये, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने पिछले दिनों ये एक प्रोग्राम में मैंने किया है। यहाँ हमारी ज़मीन थी 104 कनाल शरकपुर के साथ, उस पर पिछले 40 साल से कब्ज़ा था। उस कब्ज़े को वागुजार करा के सारा हम उसकी बाउंड्री वाल बना रहे हैं। और अभी उधर एक आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको नई चीज़ एक देना चाहता हूँ कि पंजाब में एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। हाँ। फ़लसफ़ा या थ्योरी इसके पीछे ये है कि जिस तरह हमारे बच्चे मरी, स्वात, मालम जब हॉलीडेज़ में जाते हैं, इन बच्चों के लिए पूरे पंजाब में कोई जगह नहीं है। इवन पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है। सही। तो हुकूमत पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब को इसका क्रेडिट जाएगा। लास्ट थर्सडे को हमने ये स्कीम पास करवाई है। वो जो ज़मीन हमने वागुजार कराई है वहाँ में एक इनका स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, विलेज खूबसूरत सा।
अच्छा, जहाँ इन बच्चों के रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज़ होंगी, एंटरटेनमेंट होंगी, थिएटर होगा, स्पोर्ट्स होंगी, पूल्स होंगे, और वहाँ इनके बोर्डिंग और लॉजिंग वगैरह फ्री होगी। तो वो पूरा साल तक ये बच्चे आपस में, पूरे पंजाब के आपस में इंटरेक्शन रहे, उनकी फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना शाना, एवरीथिंग विल बी फ्री होते थे। सही। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है जो पंजाब में होने जा रहा है, और ये पिछले जुमेरात को सीएम ने प्रूव कर दिया, इंशाल्लाह इस बजट में आने लगा है। क्या बात है, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी। बड़ी नई चीज़ है ये। बिल्कुल, हमें जितने भी ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी फैमिली में स्पेशल चिल्ड्रन मौजूद हैं, तो वो इस फैसिलिटी से बिल्कुल फैसिलिटेट हो सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें हैं, बच्चों के भी हॉलीडेज होगी और उनके पेरेंट्स के भी। खास तौर पे उसकी मदर जो है ना, हाँ। मैंने पिछले 3 साल से देखा है, जितने अल्लाह ताला सबको सेहतमंद औलाद दे, जितना इम्तिहान उस मदर पर होता है, इतना किसी और पर नहीं होता। किसी और पर तो ये आइडिया मेरे जहन में इसीलिए आया था कि इन बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये मिलें, लड़कियां लड़के आपस में पूरा साल फिर ये आपस में मुलाकात, इंटरेक्शन रहे, कोई कम से कम शादियाँ हो सकती हैं इनके आपस में। ऐसा ही है। तो ये एक लॉन्गेस्ट व्यू इस पे देखा, लार्जर व्यू पे हमने इसको कर रहे हैं। तो मैं इसमें फिर एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन भी पेश करूंगा कि जब भी मैंने ये स्कीम दी है, उन्होंने विदाउट डिस्कशन इसको अप्रूव किया है, और हमने 800 मिलियन की डिमांड की है अभी। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि इस बजट में जब आता है तो फिर इस साल के आखिर में ये स्टेडियम स्टार्ट हो जाएगा। इसका हमने इसको सेल्फ सस्टेनेबल बना रहे हैं। इसमें यह भी होगा कि ये स्टेडियम जो होगा या विलेज जो होगा, ये अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा। उसके पीछे ये है कि आपने लाहौर में देखा होगा कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, इनके लिए स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स नहीं है, ये किराए पे ग्राउंड्स लेते हैं। तो हम इन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सही। उसके अलावा आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट अदारे हैं, वो अपने कॉन्फ्रेंसेज अवारी में या पीसी में करते हैं, तो हम उन्हें ऑफर करेंगे एक अच्छे कॉन्फ्रेंस रूम वहाँ बना के कि वो अपनी कॉन्फ्रेंस, इस तरह का ये आइडिया इसके पीछे। वैसे जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वैसे बहुत कम गो नज़र आते हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितने भी वज़रा का हमने इंटरव्यू किया है उन सब से हमें यही सुनने को मिला कि हम जो प्रोग्राम लेकर जाते हैं उसे वो फौरी कहते हैं कि अगर इससे हमारे मुल्क में तब्दीली आ रही है तो उसको फौरी पास करते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी सर, वैसे जब से ये वजारत मिली है, आपका जो प्लान मैं आगे फर्दर देख रही हूँ, मुझे लगता है अपनी फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स एफिलिएट हो गई हैं इस सीट के साथ, उन वालिदैन के साथ, उन बच्चों के साथ। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ है, हाँ। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला, हाँ। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट पीटीआई जीती है मेरे वाली। अच्छा। कोई एमएनए एमपी और नहीं है। तो जब मेरी ये सीट अल्लाह ताला के फजल से मैंने जीती, तो मैं मिनिस्ट्री मांगने भी नहीं गया था। अच्छा। ये अल्लाह ताला का करम है कि ये एक इत्तेफाक है कि मुझे ऐसी मिनिस्ट्री मिली है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बेकार सवाब है। और मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस महकमे की मैंने की हैं 3 साल में। इस महकमे की आप अंदाज़ा कर लें कि कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। आप इंटरनेशनल एनजीओ से कोई MOU कर ही नहीं सकते थे। सही। तो मैंने ये लास्ट ईयर दिसंबर में एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव करवाई है महकमे की पहली दफ़ा, और उस पॉलिसी में भी एक पैसा नहीं स्पेंड किया पंजाब गवर्नमेंट, डिफेड से मिलके, यूके के मैनेजमेंट से मिलके ये किया। इस महकमे की ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई नहीं थी, वो बनाई है। इस महकमे की अब इंडिपेंडेंट फंडिंग करवाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि पिछले 3 साल में मैंने और मेरे डिपार्टमेंट ने जितना काम किया है इसके लिए, ये हम कर भी इसी नीयत से रहे हैं। हाँ। कि अल्लाह ताला ने यह मौका दिया इन बच्चों की खिदमत करने का, और बिल्कुल ये दुआएं आपको मज़ीद आगे लेकर जाएंगी। सर, बहुत सारी आपकी वजारत के हवाले से बातचीत हो गई हमारी, चलते हैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ। आपसे जानना चाहेंगे, चौधरी इखलाक, जब मुझे बताया गया कि मुझे आज हमारे एक वज़ीर हैं उनका इंटरव्यू करना है, तो चौधरी इखलाक नाम सुनते ही मेरे जहन में आया कि एक तो चौधरी, फिर इखलाक नाम काफ़ी वजनी है, तो पता नहीं हमें भाई कुसक ने भी सानू देंगे कि नहीं। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू अभी तक गुजर रहा है। आपसे पूछना चाहूँगी, स्टूडेंट लाइफ में चौधरी इखलाक साहब कैसे थे? स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत टॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट था। हाँ। मैंने 76-77 में LA कॉलेज से BCom किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने PIA ज्वाइन किया, तकरीबन 2-2.5 साल PA मेरा। उसके बाद देन आई सर्व फॉर कुवैत एयरवेज 5 साल। तो 88 में मैंने आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया पाकिस्तान में, सियालकोट में। तो अभी मेरा एक्सपोर्ट का बड़ा अच्छा बिजनेस है। आपने अक्सर ये
लेडीज़ के हवाले से देखा होगा एक ब्रांड जो H&M लिखा होता है, बिल्कुल, उसके हम सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह। ये जितने स्कर्ट्स और जैकेट्स आप लेडीज़ के लोग बाहर से लेके आते हैं, हाँ, जर्मनी, फ्रांस से हम सियालकोट में बना रहे हैं। हाँ, बहुत तो खूब। मेरा साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आपने ये मालूम जब हमें स्की देखी होगी, इसके स्की ग्लव्स हम बना रहे हैं सियालकोट में। उसके अलावा आपने देखा होगा एक मोटो जीपी टेलीविजन पर देखा होगा, हाँ, हैवी बाइक्स की रेस हैवी बाइक्स की रेस, हाँ, वो जिसमें बड़ा सीवियर एक्सीडेंट होता है तो बंदा ठीक ठाक उठ जाता है। एग्जैक्टली। वो सारे सूट, सॉलिड किट चाहिए होती है उसके वो दौरान। सारा सूट हम बना रहे हैं। हाँ, हाँ, वो जबरदस्त। जितने प्रोटेक्टेड गारमेंट है ना, जैकेट, ट्राउजर और उनके रिलेटेड ग्लव्स, हाँ, ये सारे हम बना रहे हैं। सही। सर आपसे पूछना चाहूँगी, सियालकोट से आपका ताल्लुक़ है, मैडम फिरदौस आशिक अमान का भी सियालकोट से ताल्लुक़ है। वो तो कभी हमें क्रिकेट खेलती नज़र आती हैं, कभी फुटबॉल खेलती नज़र आती हैं। आप हमें कभी मतलब कारोबार में आपने स्पोर्ट्स को फॉलो किया हुआ है, लेकिन आम लाइफ में हमें आप कभी ऐसा काम करते दिखाई नहीं दिए। नहीं, मैडम जो है ना वो ऑलराउंडर है, मैं स्पेसिफिक फील्ड में खेलता। सर हेले कॉलेज से आपकी एजुकेशन है, तो हेले कॉलेज तो बड़ा कलरफुल किस्म का कॉलेज मशहूर है, तो आपकी लाइफ वहाँ पर कितनी कलरफुल रही? नहीं, हमारी कॉलेज की बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी है। आई वॉज लिविंग इन हॉस्टल। तो ये अभी तो ये कॉलेज शिफ्ट हो गया न्यू कैंपस। हाँ, मेरा लास्ट बैच था जो कि पुरानी नारकली जैन मंदिर में था, सही, यूनिवर्सिटी ग्राउंड के सामने। तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी है, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, कॉलेज के हवाले से भी। जो कॉलेज के दोस्त हैं वो आज तक साथ चल भी रहे हैं। कॉलेज में मैंने टेबल टेनिस का मैं चैम्पियन था। अच्छा। उसके अलावा फुटबॉल और हॉकी दोनों मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से खेली हैं। सही। अभी भी मैं पिछले तकरीबन 18-19 साल से सियालकोट का फुटबॉल का भी प्रेसिडेंट हूँ। सही। तो बड़ी हॉस्टल की और कॉलेज की लाइफ तो सारी ज़िंदगी याद रहती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और हॉस्टल में तो बहुत सारी शरारतें भी की होती हैं, क्योंकि इंसान ऐसा होता है, कोई ऐसी शरारत हो जो हॉस्टल लाइफ की आज भी याद हो आपको? शरारत तो नहीं कह सकते, एक कंपटीशन कह सकते हैं। हाँ। कि मैं टेबल टेनिस का फाइनल एक दिन मैं रनर अप रहा सिंगल में फर्स्ट ईयर में, तो मैं फाइनल पे जाके मैं हार गया। अच्छा। तो उसके एक हफ्ते के बाद उसी मेरा दोस्त जो मेरा हॉस्टल फेलो था नवीद, उसके साथ मेरी दोबारा हम खेल रहे थे। तो हमारे तो कुछ दोस्त थे हॉस्टल में सारे इस तरह के, तो उन्होंने वो बेट लगा दी कि जी आज 14 लाख में जीतने हैं आपसे। अच्छा। तो बेट लगी। उस ज़माने में नारकली में अभी भी आपको पता है ये रबड़ी और खीर वगैरह बड़ी मिलती है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जितने कॉमन रूम में लोग होंगे सबको जो लूज़ करेगा वो अच्छा। तो मुझे ये याद है कि एक हफ्ते बाद मैं उसको हारने के बाद उसको जीत गया मैं दोबारा। अच्छा। तो वो मेरा दोस्त जो नवीद था, ही वाज फ्रॉम रावलपिंडी, उसने इतना सीरियस लिया कि वो हॉस्टल शिफ्ट कर गया। अच्छा। यानी हार इतनी दिल पर आ गई, वो न्यू कैंपस शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी कॉलेज लाइफ में आपको पता है कि कलरफुल लाइफ होती है, चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी शादी को डिस्कस करना चाहेंगे, शादी कैसे हुई? लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, शादी अरेंज मैरिज हुई। अच्छा, ये एक क्या मसला है या ये क्या फिनोमेना है, जिस पॉलिटिशियन से पूछते हैं वो कोई भी नहीं ऐसा कहता कि हमारी लव मैरिज हुई है, कि ताड़े नसीब से लव करके तो उन्हें कामयाब करना नहीं ऐसा जो कुछ भी होगा ना, पहली अरेंज हुई होगी, दूसरी हो सकता है पहली अरेंज ही होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर कैसे हुई शादी, मतलब बिल्कुल जैसे टिपिकली अरेंज मैरिज होती है, ठीक है, और कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वाइफ के साथ? और ऑन कैमरा तो ऐसे ही कहोगे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर मैरिड कपल की तरह? नहीं, ये ऑन कैमरा नहीं, वैसे प्रैक्टिकली बड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मेरी शादी को अब तकरीबन 36 ईयर गुजर गए हैं। माशाल्लाह। 86 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और मेरे 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटियां मेरी डॉक्टर हैं। अच्छा। और एक बेटी जो सबसे छोटी है शीद यूनिवर्सिटी। हाँ। तो 2 बेटे हैं, एक ने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की है इंग्लैंड से, दूसरे ने मास्टर किया है बिजनेस में। अच्छा। अब वो दोनों अपना सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही। सर बच्चे 2 बेटे हैं माशाल्लाह आपके और वेल एजुकेटेड हैं, तो सियासत में आने का नहीं सोचा? उनको सियासत में इंटरेस्ट नहीं है कोई ख़ास? सियासत में मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा, सियासत बड़ा मुश्किल काम है अगर आपने ईमानदारी से करनी है। हो जाती है वैसे ईमानदारी से सियासत? मुश्किल है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि मैंने पहला इलेक्शन 98 में एज ए काउंसलर का कंटेस्ट किया कैंटोनमेंट में, सियालकोट कैंटोनमेंट में। तो आज तक ये जो चल रही है सियासत, ये रिस्क हलाल से चल रही है माशाल्लाह। तो रिस्क हलाल में सियासत बड़ी मुश्किल है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की, सही कहा। तो बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस साइड पर?
बड़ा मुश्किल है ये, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। आपका सियासत में आना कैसे हुआ? मेरा ये बाई चांस कह लें, मुझे काउंसलर का तो शौक़ था। हाँ। लोकल लेवल पे जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो उस वक्त मुझे शौक़ था थोड़ा कि जी मैं अपने हल्के में काउंसलर लेवल पर मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं। तो उसके बाद ये जो मैंने पंजाब असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया, ये बाई चांस हुआ। कुछ दोस्तों ने मुझे जोर लगाया, मैं पाकिस्तान से बाहर था, हाँ। बिजनेस ट्रिप पे था, तो वापस आया तो ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पहला बल्दियाती इलेक्शन में जा रहा था, तो मेरा नाम एक दो दोस्तों ने एज ए तहसील नाज़म या डिस्ट्रिक्ट नाज़म दे दिया। हाँ। तो बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने 2002 में कंटेस्ट किया MPA का इलेक्शन। फिर 2008 में 2002 में मैं 16-17 वोटों से मुझे हरा दिया गया था। सही। तो 2008 में फिर मैं इलेक्शन जीता। ख्वाजा आसिफ मेरे साथ MNA थे अभी भी। सही। नून के वाले से। हाँ। उसके बाद मेरा 2008 का जब टेन्योर चला तो फिर 2012 में मुझे डुअल नेशनैलिटी में फारिग कर दिया गया। अच्छा। जस्टिस इफ्तिखार साहब ने। मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी थी, वो फिर मैंने नेशनैलिटी सरेंडर की। 2 साल तक मैंने अपना केस फाइट किया अदालत में। उसके बाद मैंने एक ये 2015 में बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट किया एज ए चेयरमैन, वो भी मैंने इलेक्शन जीता। उसके बाद ये जो इलेक्शन 2018 का, ये PTI की तरफ से। सर अभी आपने एक जुमला बोला कि मुझे हरा दिया गया। एक हरा दिया गया जुमला होता है और एक होता है कि मैं हार गया। तो ये इस जुमले में कुछ आप डिफाइन करना चाहेंगे कि क्या मतलब, किस तरह से हरा दिया गया? कुछ धांधली हुई, कुछ ऐसा? धांधली। बिल्कुल ओपन। आप इस वक्त आप हमारे TV चैनल की वसातत से कह रहे हैं, ओपन बैठे हुए कि धांधली हुई थी। धांधली हुई थी। सही। किस साइड से ज्यादा धांधली की गई? शहर के लोगों को पता सारा। हाँ। तो मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद ये जितनी मेरी सियासी ज़िंदगी है ना, इसमें मेरे शहर के हर बंदे को पता है कि ये एक तो करप्शन फ्री सियासत करता है और दूसरा अपने वोटर और वर्कर के साथ में बड़ा अटैच रहता हूँ। बिल्कुल। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, शहर के लोग मेहरबानी करते हैं। अक्सर औकात लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं अपना असर व रसूख मज़ीद कायम करने के लिए, मज़ीद सॉलिड कर लेते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा इंटरेस्ट था कि रोब और दबदबा हो, चौधराहट सिस्टम ज़रा कायम रहे? नहीं, रोब दबदबा ये बाकी ज़्यादा लोग जैसे सियासत में इसीलिए आते हैं कि उनका रोब दबदबा और उनका नाम हो। हाँ। लेकिन मेरी सियासत का स्टाइल ये है कि मैंने कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया। अच्छा। और मेरा सियालकोट में लोगों को पता है कि रात को 2-3 चौक हैं जहाँ दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ। ठीक है। विदाउट, मैंने कभी बॉडीगार्ड गन मैन नहीं साथ रखा। हाँ। ये अभी एक सियालकोट में लिया है, वो भी ये टेररिज्म की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। हाँ। अदरवाइज मैंने आज तक कोई गनमैन बॉडीगार्ड अपने साथ नहीं रखा। सही। और मेरा शहर जो है ना, वो अक्सर हम डिफरेंट चौकों पे बैठे होते हैं रात को चाय पी। बिल्कुल। अभी भी आप बड़े सादा तरीके से अंदर आए हैं, हमें वो प्रोटोकॉल वाला सिस्टम नजर नहीं आया, तो हम हैरान हो गए कि अच्छा मिनिस्टर साहब ही आ रहे हैं। मैं नहीं प्रोटोकॉल का आदी। सही। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि माशरे में इतनी ऊंच नीच चल रही है, फिर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जब से PTI का दौरे हुकूमत शुरू हुआ है महंगाई बहुत बढ़ गई है और अब तो मुर्गी और बीफ एक कीमत में हो गया है। तो महंगाई पर आप महंगाई को कैसे जस्टिफाई करेंगे बिंगा PTI के मिनिस्टर होने की हैसियत से? महंगाई का देखें, महंगाई है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं कि महंगाई नहीं है, लेकिन ये महंगाई इंटरनेशनल लेवल पर आई है। ठीक है। ड्यू टू कोरोना। ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई है। मेरा पूरी दुनिया में बिजनेस है। ठीक है। अमेरिका में, ब्राज़ील में, यूरोप में, मेरा डिफरेंट, तकरीबन अफ्रीका छोड़ के हर मुल्क में मेरा बिजनेस है, क्योंकि हम 2-3 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो हर जगह मेरे कस्टमर है, मेरा जाना भी होता है। ये महंगाई जो है ना, ये 56% आई है, 8%। पाकिस्तान में तो 18% आई है। ये लोग इसको समझ नहीं पा रहे, ख़ास तौर पे अपोजिशन जो इसको ज़्यादा इशू बना रही है। महंगाई तो हुई है, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीज़न है। एक तो पहला साल हमें डिफ़ॉल्ट पोजीशन मिली। हाँ। सेकंड, जब हम थोड़ा सा हमारी इकानॉमी सीधी हुई तो कोरोना आ गया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर भी पाकिस्तान को बड़ा सेव किया है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो फैसले हैं कोरोना के इश्यूज़ पर, उसको पूरी दुनिया देखें आप एक्सेप्ट कर रही है। इवन अमेरिका सुपर पावर है, उसने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के फैसलों को एक्सेप्ट किया। तो ये महंगाई पर हमने फोकस किया हुआ है। इंशाल्लाह अगले 3-4 माह में इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। सही। और महंगाई में आपको बता दूं कि महंगाई ज़्यादा जो है ना, चीनी, चिकन, बीफ, इसके बगैर तो गुजारा हो सकता है।
महंगाई का बेसिक इशू जो बिजली है, बाकी चीज़ें इसके साथ क्लब हो गई हैं। बिल्कुल, असल महंगाई है बिजली की और गैस की। सियासी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है कि जो लास्ट गवर्नमेंट ने बिजली के प्रोजेक्ट लगाए हैं वो इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं कि जो लोग हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही, आप देख लें, चीनी के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, चिकन के बगैर कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बिजली और गैस तो एक बेसिक आइटम है ना। ऐसा ही है। तो उसका बिजली की ये सिचुएशन है कि जिसका 4 कनाल का घर है वो भी बिल को रो रहा है, और जिसका 2 कमरे का मकान है वो भी रो रहा है। उसकी वजह महंगी बिजली है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपसे पूछना चाहूंगी, कभी मोहब्बत तो हुई होगी, इस चीज को डिनाई करना तो मुझे नहीं लगता एक हो सकती है, एक होने वाली चीज है, करने वाला काम है। नहीं कभी। अच्छा वैसे एक मजाकिया बात है, छोटी मोटी तो हो सकती है, छोटी मोटी तो हो सकती है, लेकिन एक मोहब्बत होती है जो आखिरी हद तक जाने वाली, वो इस तरह की मोहब्बत। अच्छा सर, वैसे एक मर्द हजरात के हवाले से एक क्वेश्चन करूंगी। मर्द हजरात अक्सर उनसे क्वेश्चन करती हूँ, मोहब्बत हुई और वो शादीशुदा होते हैं और वो कहते हैं हमारी शादीशुदा लाइफ बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजरी है, लेकिन डिनाई करते हैं मोहब्बत नहीं हुई। क्या एहलिया से भी मोहब्बत नहीं हुई होती? मतलब ये भी कह सकते हैं शादी के बाद तो मोहब्बत है ही है। 36 साल जिसके साथ गुजारा हो गया, मोहब्बत ही तो गुजरा। सही। सर अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहें हमारा प्रोग्राम गप से विद नूर अमानुल्लाह।